हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप कुमार सिंह फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं एक बार फिर से आपके सामने मैथमेटिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन लेके आपके सामने हूँ। लास्ट सेशन में मैंने आपके सामने 1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 25 डिस्कस किया था। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 50। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं क्वेश्चन पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी यूज टू डिटरमाइन द एवरेज साइज ऑफ द शू सोल्ड इन द शॉप, एंड द ऑप्शन इज द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी मोड, यानी कि बहुलक। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन से, क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 का चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक, तो कोई एक साइकिल का पहिया है, टोटल डिस्टेंस कितना है, d इक्वल टू हम बात करें 11 किलोमीटर है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 5000 है। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो टोटल डिस्टेंस एक राउंड में 2πr, ठीक, उसके पेरीमीटर के इक्वल, और अगर n राउंड कर रहा है तो 2πr इंटू n, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 11 किलोमीटर। आप देखो जितने भी सारे आंसर गिवन हैं, ऑप्शन सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो इस किलोमीटर को सबसे पहले हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज किया, देन सेंटीमीटर में। ओके, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, r हमसे पूछा गया है, और n की वैल्यू 5000। 11 इंटू 1000 इंटू 100, तो 1 2 1 2, 0 यहाँ से कैंसिल, 3 ये भी कैंसिल। उसके बाद 5 इंटू 10, 1 0 और कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचा यहाँ पे 22/7 r, और इधर तो 22 भी कैंसिल कर दो, 2 और ये 11 कैंसिल, 2 5 जा 10। r की वैल्यू जब आप पूरी कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 7, और ये सेंटीमीटर में आएगा, दैट विल बी 35 सेंटीमीटर। आप इसका कैलकुलेशन आप एक बार फिर से अपने से भी कर लीजिएगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारा 26 था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27, उसको देखते हैं। 27 में कहा गया है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है, और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4, एंड देयर डायमीटर्स आर 1:4:5। ठीक, अगर जो डायामीटर का रेशियो होता है वही हमारा पता है r1, उसकी रेडियस का भी रेशियो होता है। ठीक, फॉर अगर हम बात करें कोन के वॉल्यूम का, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h। ठीक, तो v1/v2 रखो तो देखो क्या आ जाता है, π/3 r1² h1 अपॉन π/3 r2² h2। तो π/3 कैंसिल हो जाएगा, v1/v2 का रेशियो 5 आया है, r1/r2 का रेशियो 4/5। ठीक, और इंटू h1/h2। यहाँ से जब आप h1/h2 को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 25/64। ठीक, और ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट पार्ट। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। गिवन है
कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 6C देन व्हाट इज द एंगल A प्लस एंगल C। तो हम बात करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 28 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 6C। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर यहाँ से चेक करो, सबसे पहले एंगल B की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ एंगल A और एंगल C इक्वल टू लिख सकते हैं 2/6 एंगल A यानी कि 1/3 ऑफ एंगल A। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी ट्रायंगल के लिए हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। वैल्यू पुट करो A प्लस 2/3 एंगल A प्लस 1/3 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते हो तो एंगल A कितना जाएगा 3 + 2 + 1 6/3। एंगल A यहाँ से आ जाता है हमारा 90 डिग्री। ठीक, अगर एंगल A 90 आता है तो एंगल C 30 डिग्री। ठीक, तो एंगल C कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C आपसे पूछा गया था तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 120 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आप ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, आप इस इक्वेशन को रेशियो के मेथड से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल अगर हम बात करें तो होता है 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं 2πr = 4a। ठीक, और a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो πr/2 होती है। और उसके बाद हमसे एरिया का रेशियो पूछा गया है, तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा गया है। ठीक, तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a²। ठीक, अब a की वैल्यू पुट कर दो, a है हमारा πr/2 और इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो πr² अपॉन π² अपॉन 4 और इसे पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो फाइनल आंसर AC/AS = 4/π। ये फाइनल आंसर मिल जाएगा एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर डी पार्ट। ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमागत समपूर्णांक में है, इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है। ठीक, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है, जो सबसे खास बात ध्यान देनी है, इवन इंटीजर होने चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो तीनों की तीनों इवन होनी चाहिए, प्लस वो इवन नंबर कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अगर आप चेक करो कंसेक्यूटिव इवन नंबर 2, 4 एंड 6, ठीक, तो इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं। देन 4, 6, 8, इससे भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं। देन आप लेते हो 6, 8 एंड 10, तो ये पता चलता है कि ये एक ट्रिपलेट भी है। जब मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ट्रिपलेट बताया था। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और सारे के सारे इवन नंबर हैं और कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो यही तीनों हमारे इसकी साइड्स होंगी। सपोज करो ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, तो इनकी साइड्स का मल्टी पूछा गया है कि प्रोडक्ट कितना आएगा। तो हमको क्या करना है, 6 × 8 × 10 एंड द आंसर विल बी 480। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा
480। ठीक, तो ये था हमारा आंसर नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा बोला गया है कि एक चतुर्भुज ABCD में एंगल B = 90 डिग्री है और AB² + BC² + CD² - AD² = 0 है, तो एंगल ACD कितना होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो उससे हम देखते हैं। AB² + AC² + AB + BC² + CD² - AD² = 0, ये पता है। और एंगल BG पे 90 डिग्री है, इसका मतलब ABC ये जो लाइन होगी इस पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ठीक, अभी हम D कहाँ पे पॉइंट होगा वो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये पता है कि A, B और C ये हमें पता चल गया है। अगर ये 90 डिग्री है तो अगर A और C को हम मिला दें, ये क्या होगा हमारा, A और C को मिला दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते हैं AB² + BC² = AC²। ठीक, AC² लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर इसकी जगह AC² लिख दिया, फिर देन CD² - AD² = 90 डिग्री। आगे सॉल्व करो, AC² देन CD² = AD²। और ये पता होगा आपको, ये क्या है, एक कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल की है, यानी कि जो D पॉइंट होगा उस पर 90 डिग्री बन रहा होगा। इस अब जो ट्रायंगल ACD होगा, ठीक, इसमें एक ना एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक, और वो 90 डिग्री कहाँ पे होगा, C पे। ठीक, तो C पे 90 डिग्री आप बना दो। सपोज करो ये है और ये पॉइंट समथिंग लाइक कुछ ऐसे आता है और D पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे है। ठीक, तो और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल ACD कितना हो जाएगा, = 90 डिग्री। ठीक, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एंगल C कितना होना चाहिए, 90 डिग्री या फिर राइट एंगल होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा पार्ट, C पार्ट है, 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गिवन है कि इन अ ट्रायंगल ABC, AC = 12 सेंटीमीटर, AB = 16 सेंटीमीटर एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखो हम मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक, ABC और ये AB कितना 16 है और AC 12 है। D जो है वो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। और इफ BD = 4 देन DC हमसे पूछा गया है। और ऐसे हम बना सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक, तो एंगल प्रॉपर्टी एक हमने पढ़ी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि AB/AC = क्या होता है हमारा, BD/CD। देखो AB 16 दिया हुआ है, AC 12 दिया हुआ है, BD 4 दिया हुआ है, CD हमको कैलकुलेट करना है। आप इसका कैलकुलेशन कर लो, CD = हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक, तो जो इसका फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या है, CD = 3 सेंटीमीटर। ये हमारी एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जो हम ट्रायंगल में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ABCD कट द सर्कल एट P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली।
व्हाट इज द एंगल पी क्यू आर प्लस आर एस पी। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाते हैं। इसमें क्या गिवन है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया हमने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक। मानते हैं कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इस सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ठीक। और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये वाला पॉइंट हमारा D है, ठीक। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या है, यहाँ पे P पॉइंट, एंगल B का जो बाइसेक्टर होगा वो हमने मान लिया ये पॉइंट Q है, एंगल C का बाइसेक्टर इसी तरीके से ले लिया, यहाँ पे आता है मानते हैं, और ये है हमारा पॉइंट PQR और एंगल D का बाइसेक्टर हमने मान लिया यहाँ पे आता है और ये S पॉइंट है। अब आप PQRS को मिलाओगे तो देख रहे होगे कि ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है, ठीक। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जो जिसके चारों पॉइंट कहाँ पे हैं, इसी सेंटर, इसी सर्कल पे हैं। तो ये भी कैसा बनेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप इसके डॉटेड लाइंस को अलग अलग पेन से बनाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो है, इसको हम ज्योमेट्रिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ज्योमेट्रिकली करोगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक। तो जब भी हम इसके पी क्यू आर एस चारों पॉइंट को मिलाते हैं तो देख रहे हैं क्या रहे हैं कि ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पी क्यू आर एस अगर एक सर्कल पे हैं तो इनके जो पॉइंट हो, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 होता है। तो हमसे पूछा है कि एंगल पी क्यू आर प्लस आर एस पी। देखो पी क्यू आर ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, ठीक, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं तो इसका सम भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। गिवन है कि ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट D सच दैट BC इज इक्वल टू 3BD। व्हाट इज द रेशियो ऑफ AD स्क्वायर टू AB स्क्वायर। देखो ये A है, ये B है और ये C। ABC हमारा एक कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सारी की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। और ये पॉइंट हमारा D है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट D है अभी थोड़ी देर के लिए। और लेकिन क्वेश्चन में D पॉइंट ये नहीं है, D पॉइंट ऐसा है कि इस BC को कुछ इस रेशियो में डिवाइड करता है कि ये वाला रेशियो 1 होगा और ये वाला रेशियो 2 रेशियो हो, ठीक। BD अपॉन BC ये कितना है, 1:3, ठीक। तो अगर देखो हम इसका अगर मिड पॉइंट निकाल लें, मानते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट M है, ठीक। तो इसके हमसे क्या पूछा गया है कि AD तथा AB का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो इसको मैंने x मान लिया, तो ये B से M कितना हो जाएगा, x/2, ठीक। और B से D कितना हो जाएगा, x/3। देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू मैंने मान लिया x सेंटीमीटर है। तो M पॉइंट क्या होता है, B और C का एकदम मिड पॉइंट, तो इसमें क्या होगा, BM कितना हो जाएगा, x/2 और BD कुछ इस रेशियो में है कि ये 1/3
2 के रेशियो में इसे ट्राइसेक्टेड है तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो BD 1 पार्ट और बचा हुआ DC 2 पार्ट, तो BD कितना हो जाएगा x/3। हमसे पूछा गया है क्या, AD/AB का स्क्वायर। आपको AD पता करने के लिए सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि AM कितना है, ठीक। और AM कैसे निकालोगे आप, AM निकालने के लिए देखो, ये आपको AMB ट्रायंगल AMB एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल दिख रहा होगा जिसकी साइड्स ये x है और ये x/2 है, ठीक। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 3x/2, ठीक। जैसे ये 3x/2 आई, आप क्या करोगे और DM कैलकुलेट कर लोगे तो ये x/6 आएगा। आप फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल AMD, आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, AM और D, ये आपका x/6, ये आपका √3x/2 और AD आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक। जैसे ही आप AD आएगा, AB से आप इसका रेशियो निकालोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7:9, ठीक। इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7:9। अगर आप इससे थोड़ी देर मानते हैं, चलो मैंने x को 6 मान लिया, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने थोड़ी देर x को 6 मान लिया, तो ये 6, BM कितना हो जाएगा 3 और BD 2, DM 1, ठीक। तो AD का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले हम AM निकाल लें, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर करेंगे, और AM का स्क्वायर यहाँ से आ गया हमारा 36 - 9 27 √27, ठीक। जैसे ही ये √27 आया, आप क्या करोगे, ये 1 है ऐड करोगे तो AD कितना आ जाएगा, देखो A से D √28, ठीक। और AD का स्क्वायर AD स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर करोगे तो ये है हमारा √28, AB का स्क्वायर आएगा √26, कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 7/9। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक। कुछ ना कुछ वैल्यू आप मान लो, क्वेश्चन को ज़्यादा आसान बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक विभाजित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि ये समलंब की प्रॉपर्टी होती है। सपोज करो ये एक हमारा समलंब है, यानी कि ट्रेपेजियम है। अगर इसके डायगोनल्स ले ले तो एक डायगोनल इसका ये हो जाएगा, इसका एक डायगोनल ये हो जाएगा, ठीक। ये दोनों पॉइंट सपोज करो हम मानते हैं कि ABCD, और दोनों इसके डायगोनल पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हमने कोई पॉइंट E लिया मान लेते हैं, और E कुछ ऐसा है कि AB और EO और DC पैरेलल है, ठीक। तो यहाँ से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम AO अपॉन OC निकालें, AO अपॉन OC निकालें, उसके पहले हम AE अपॉन AD निकालते हैं, ठीक। AE अपॉन AD अगर कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारा AO अपॉन OAC के, ठीक। AE अपॉन, देखो इसका यहाँ पे आपको एक सिमिलर ट्रायंगल जैसे दिख रहा होगा कुछ, AEODC, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE अपॉन AD इक्वल टू AO अपॉन AC, ठीक। ऐसे ही जब आप क्या करोगे, DAB ट्रायंगल लो, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक। और ये साइड कुछ ऐसी है,
ये ए बी ई ओ और डी, ठीक। तो यहाँ से अगर आप ए ई अपॉन ए डी का रेशियो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ए डी का, तो ये हो जाएगा हमारा बी ओ अपॉन बी डी का, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसके ये दोनों इक्वेशन इक्वल, तो ए ओ अपॉन ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी ओ अपॉन बी बी डी, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या कि समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक विभाजित करते हैं। उसके बाद बोला गया जो सेकंड स्टेटमेंट है, समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई कोई भी रेखा असमांतर भुजाओं को समानुपातिक विभाजित करती है, ठीक। अगर इसी लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो ये वो लाइन होगी जो इस पैरेलल लाइन के पैरेलल होगी। ए बी और डी सी हमें पता है कि किसी भी ट्रेपेजियम में पैरेलल होती हैं, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल हम एक लाइंस खींचते हैं, सपोज करो वो क्या है, ई एफ। तो ये ए ई, ये जो ई एफ लाइन है वो ए डी और बी सी को समान या फिर प्रोपोर्शनलिटी में एक काटती हैं, ठीक। तो ये भी हम अभी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं ये भी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों हमारे कैसे हैं, करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर सी। और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 35, ठीक। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी पार्ट 1 एंड 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 36 अगर देखें तो 36 से हमारा कहा में बोला गया है कि इफ H, C, V are respectively the height, curved surface and volume of a cone, then what is the value of 3 pi V H cube and 9 V square? तो H क्या है, हाइट है, C क्या होता है, कर्व सरफेस, और V क्या है, वॉल्यूम। हमसे जो रिलेशन पूछा गया है 3 पाई V H क्यूब प्लस 9 V स्क्वायर की, ठीक। तो देखो 3 पाई, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसके बाद एच क्यूब, ये हो गया, ठीक। उसके बाद 9V स्क्वायर है, तो 9V स्क्वायर क्या होगा, पाई/3 आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका स्क्वायर, ठीक। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे चेक करोगे आप, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, और इसका करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर, दोनों में कॉमन पोर्शन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो बचेगा क्या, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस यहाँ से आर स्क्वायर, ठीक। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमें पता है ये एल स्क्वायर होता है, और ये क्या हो गया, पाई आर एच का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। पाई आर एच क्या होता है, अगर आप, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो पाई आर एच एल का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई आर एल का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और पाई आर एल क्या होता है, कर्व सरफेस, और ये एच स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि 8 हाउ मेनी सॉलिड लेड बॉल ईच ऑफ डायमीटर 2 mm कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड लेड बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ये जब मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी एक बड़ी बॉल से छोटी बॉल बनाई जाती है तो क्या होता है कि बड़ी बॉल का अगर बड़ी बॉल का रेडियस और छोटी बॉल के रेडियस का अगर हम रेशियो ले लें R1/R2 का क्यूब
और ये होता है हमारा n। ठीक, कितने नंबर ऑफ बॉल बनाई जा सकती हैं। अगर आपको ये नहीं याद है तो देखो बेसिक तरीके से बताते हैं। माना कि जो बड़ी वाली बॉल है उसकी रेडियस 8 गिवन है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो क्या आएगा देखो 4/3 वॉल्यूम निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। r 8 सेंटीमीटर है। ठीक, लेकिन जो दूसरी बॉल जो स्मॉल बॉल है वो देखो उसकी रेडियस mm में गिवन है, तो इसको भी mm में कन्वर्ट करते हैं तो 8 का 80 हो जाएगा और क्यूब। ठीक, दूसरी कितनी नंबर ऑफ बॉल बनाई जा सकती है वो मैंने n मान ली, 4/3 पाई और r कितना हो जाएगा इसका 1, और सॉरी 8। इसका देखो डाया 2 दिया हुआ था तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 1 हो जाएगी और इसका क्यूब करते हैं तो 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 80 का क्यूब इजकल टू n। तो n इजकल टू 80 का क्यूब, अगर 8 का क्यूब देखें तो 512 होता है और 3 0 बाद में। ठीक, तो कितनी बॉल बनाई जा सकती है 512,000, और ये ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट पार्ट होगा। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। गिवन है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। ठीक, तो अगर देखो कोई भी एक ट्रायंगल हम मानते हैं, एक साइड ये मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है, ये 41 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर टोटल 90 गिवन है, तो ये वाली साइड अगर x मान लो तो 90 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40 + 41 + x, और ये x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। जैसे ही x 9 सेंटीमीटर आ गया तो हमें तीनों साइड्स पता चल गई ट्रायंगल की। अब हमें क्या निकालना है इसका एरिया। तो एरिया के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, हेगेंस रूल। हेगेंस रूल में हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ठीक, वेयर s क्या होता है a + b + c, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा हो जाएगा 45। एरिया निकाल लो, 45 माइनस 40 करोगे ये आ जाएगा हमारा 5। देखो डायरेक्ट वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, 45 माइनस 40 5, 45 माइनस 41 4 एंड 45 माइनस 9 36। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया कितना बनने वाला है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी पार्ट। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस डिफर बाय 2 यूनिट्स एंड इट्स पेरीमीटर एक्सीड्स द सम ऑफ द डायगोनल बाय 6 यूनिट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। तो देखते हैं कि एक हमारे पास रोम्बस है, हमने मान लिया ये हमारा रोम्बस है। ठीक, इसके जो डायगोनल हैं D1 एंड D2 हम मानते हैं, A B C D, और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं माना O पॉइंट है। अगर ये वाला डायगोनल D है, D1 हम मान ले रहे हैं। ठीक, AC, इफ AC इक्वल टू हम मान लेते हैं D1 है और BD इक्वल टू D2 है, तो फर्स्ट कंडीशन ये बोल ली गई है कि D1 माइनस D2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, या फिर 2 यूनिट होगा, सॉरी। उसके बाद जो बोला गया है कि D1 प्लस इट्स पेरीमीटर
रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। तो पेरीमीटर 4a हो गया, इट्स पेरीमीटर एक्सीड्स द सम ऑफ द डायगोनल बाई 6, तो d1 प्लस d2 प्लस 6a, सॉरी 4a प्लस 4a नहीं सॉरी 4a ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो प्लस 6, d1 प्लस d2 प्लस 6 करेंगे तो ये इसके 4a के बराबर आती है। बट यहाँ से आपको a नहीं पता है, अगर a पता होता तो d1 और d2 आराम से निकाल लेते, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 d2। ठीक, तो अगर हम बात करें तो देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने सोच के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। अगर d1 और d2 में 2 यूनिट का अंतर है, तो हाफ d1 माइनस हाफ d2 में कितने का अंतर होगा, 1 यूनिट का। ठीक, और ये पता है कि इसके जो डायगोनल हैं वो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक, तो 90 डिग्री बनाने का मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स हैं वो एक साइड सब कुछ भी हो और दूसरी साइड उससे एक ज़्यादा है। ठीक, दूसरी साइड उससे एक ज़्यादा है। ठीक, और आप अगर ये देखोगे कि कौन कौन से ट्रिपलेट हैं जिसमें एक ज़्यादा होती दूसरी साइड, तो पता चलेगा कि 3, 4 एंड, तो ये वाली साइड कितनी मिल जाती है हमको, 5 यही मिलेगी। ठीक, तो ये 3 है और ये 4, तो d1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 दैट विल बी 8, d2 कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 d2। ठीक, 1/2 6 इंटू 8 एंड आंसर विल बी 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक, 24 स्क्वायर यूनिट। आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर भी चेक कर सकते हो। अगर आप 48 करते हो, ठीक, 48 अगर आप करते हो, देखो 2 का अंतर है d1 और d2 में, तो अगर आप क्या करते हो, मान लेते हैं कि सपोज आप 10 एंड 12 लेते हो। ठीक, तो तब क्या आएगा, हाफ d1 d2 कितना आ जाएगा यहाँ से 60, और 60 में देखो कोई ऑप्शन नहीं है, 8 एंड 10 ले रहे हो, तो हाफ d1 d2 कैलकुलेट करोगे 40, और ऑप्शन में कोई 40 नहीं है। ठीक, तब आप क्या करोगे, 6 8 ले रहे हो, 6 8 में क्या हो जाएगा, हाफ 6 इंटू 8 करोगे 24, और ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हैं, तो ये बना देंगे। ठीक, तो इस हिसाब से हम इसका एनालिटिकल मेथड से अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोटेनियस इज 4 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बना है, एक सर्कम सर्कल। ठीक, हम ऐसे बनाते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं और इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमें क्या पता है, राइट एंगल, जब ये चीज़ें मैं आपको सर्कम सर्कल पढ़ा रहा था, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होता है वही सर्कल का डायामीटर होता है। तो रेडियस अगर 5 है तो डाया कितना हो जाएगा, 10। ठीक, और हाइपोटेनियस से जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया एल्टीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है, 4। तो ट्रायंगल की हाइट एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 बेस 10 है और हाइट 4 है, तो एरिया कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक, या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ऐसे देख लो। ये अगर इसकी डाया है, हमें पता है कि डाया पे जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री, तो यही है। ये हाइट हमें 4 दी हुई है और ये टोटल हमारा 10। ठीक, हमें टोटल क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट करके हम निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल इज 15 डिग्री एंड द सम ऑफ द एंगल इज इन रेडियन इज 5 पाई बाई 12। देखो सबसे पहले पता है, मान लेते हैं कि a माइनस बी कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक। a माइनस बी कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, और a प्लस बी ये कितना दिया हुआ है 5 पाई अपॉन 12, और ये दिया हुआ है रेडियंस में, ठीक। वो वाला डिग्री में है और ये रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियन टू डिग्री हमको चेंज करना है, ठीक। 5 पाई अपॉन 12 ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करो तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, ठीक। यहाँ पे 15 तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। a प्लस बी कितना आ गया 75, a माइनस बी 15। लीनियर इक्वेशन बन गई, यहाँ पे सॉल्व कर लो तो a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन आपसे a और b की वैल्यू नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि बिगर एंगल और स्मॉलर एंगल का रेशियो क्या होगा। तो 45 डिवाइडेड बाई 30 आप ये कर लो, 3/2 का रेशियो हमें मिल जाएगा, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट होगा 3/2। नेक्स्ट देखते हैं कि बोला गया है, एक स्टेटमेंट है, द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 4 इज पॉसिबल इक्वल टू 0 इज पॉसिबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। सपोज करो आप थीटा इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहे हो, तो थीटा 0 रखो, तो 2 इंटू साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1 प्लस 4, तो ये कितना है, ये 0 माइनस 1 प्लस 4 3 आ रहा है, ठीक। 0 के लिए तो ये 0 आया ही नहीं, तो ये थीटा की सभी वैल्यू के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक। अब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा कैन नॉट बी लेस देन 2, ठीक। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। एलसीएम लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 और 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक। और हमें पता है कि थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू और इस वैल्यू को मिनिमम होने के लिए फॉर 2 अपॉन साइन 2 थीटा मिनिमम, साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक। और साइन 2 थीटा हमें पता है कि साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है 1, ठीक। तो 1 से ये बड़ा नहीं होगा, और 1 से जो बड़ी वैल्यू से इसमें डिवाइड नहीं करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं आएगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग या फिर फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू आया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि अ रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड टू ट्रैक दिस इज टू चेंज द डायरेक्शन बाई 42 डिग्री इन अ डिस्टेंस ऑफ 44 मीटर। तो हमें पता है कि एक सर्कल है जिसमें आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक। 42 डिग्री डायरेक्शन चेंज करनी है 44 मीटर मूव करने में। तो देखो हमें पता है कि अगर हम 360 डिग्री मूव करें तो 360 डिग्री अगर हमको टर्न करना हो तो 2 पाई आर हम मूव करना पड़ेगा, ठीक। तो 1 डिग्री मूव करने में 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, ठीक। ये कितना होगा जाएगा 360। तो 40 कितना दिया हुआ 42 डिग्री में 2 पाई आर
अपॉन 360 इंटू 42 डिग्री, और इसी में कितना दूरी चला है 44 इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू 42 डिग्री। ठीक, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मीटर। ठीक, देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सारी कैलकुलेशंस कर दो, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको 60 मीटर मिल जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो कि आप आया है आपके ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन से। 3 sin थीटा माइनस 4 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। 3 sin थीटा माइनस 4 की मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन sin थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक, ये कब मैक्सिमम होगा, जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट है, तो sin थीटा मैक्सिमम कब होता है, sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 4 रख दो, तो ये क्या आ गया -1। तो 3 sin थीटा माइनस 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी -1। ठीक, और ये ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू गिवन है √2, और हमसे वैल्यू पूछा गया है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो तो देखो इक्वेशन ये फर्स्ट है माना, और इसका स्क्वायर करते हैं हम अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, और ये 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करें, तो देखो 2 साइन थीटा, या फिर ऐसे ही रहने दो, देखो 1 को उधर लेके जाओ तो मिल जाएगा हमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और ये हमारा साइन 2 थीटा, और 1 होता है साइन 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप इस इक्वेशन में 45 पुट करते जाओ। साइन पावर 6 1/√2 की पावर 6 प्लस कॉस 45 1/√2 की पावर 6 प्लस 6 इंटू 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर। जैसे ही आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 7/4। ठीक, तो टोटल जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या मिलने वाली है 7/4, और ऑप्शन नंबर ये कौन सा है हमारा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे लिखने से देखो होता क्या है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या मिलके बना देगा, 9 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसमें से
अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा कभी माइनस में आता है तो भी ये 9 से छोटा होगा, अदरवाइज क्या होगा, देखो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं आने वाली, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती, ठीक। एज कॉस स्क्वायर थीटा नेवर कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक, कभी निगेटिव नहीं होगी, कभी निगेटिव नहीं होगी, ठीक। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ठीक। और इसे 0 होने के लिए अगर ये 0 है तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ठीक। अदरवाइज जो बच्चे कैलकुलस जानते हैं तो वहाँ पे हमें पता है कि dy/dx अगर किसी भी फंक्शन का लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव तो वहाँ पे हमें मिनिमम या मैक्सिमम की कंडीशन पता चल जाती है अगर dy/dx को 0 दिखाएं तो, ठीक। तो यहाँ पे आप ये फंक्शन है d/d थीटा, इसका निकाल लो, 0 के इक्वल दिखा दोगे तो थीटा की वैल्यू आपको 0 या फिर π/2, तो 0 पे रखने पे आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू, और 0 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, π/2 पे मिनिमम मिलेगा, और मिनिमा π/2 पे रखोगे तो देखोगे कि 9 ही आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो क्या था, 9, और ये ऑप्शन नंबर बी पार्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं 47। गिवन है कि इफ cos 47 प्लस साइन 47 इक्वल टू k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 47 माइनस साइन स्क्वायर 47, ठीक। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ी देर एक एजम्पशन मानता हूँ। ये कॉस साइन बार बार लिखने से बेटर है कि मैं cos 47 को a मान लेता हूँ और साइन 47 को मैं थोड़ी देर b मान ले रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू k है। हमसे क्या पूछा गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। तो अगर a प्लस बी k है, ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर। अगर हमको a माइनस बी का स्क्वायर चाहिए तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक। देखो तभी आएगा, ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये क्या है, k स्क्वायर, और ये माइनस 4 और a b, यहां से अगर आप a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √2 माइनस k, ठीक। और हमें क्या पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी आपको k दिया हुआ है, a माइनस बी आपने क्या निकाला, 2 माइनस k स्क्वायर, ये आएगा, सॉरी 2 माइनस k स्क्वायर, ठीक। तो ये कैसे आ गया, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, k इंटू 2 माइनस k स्क्वायर, ठीक। कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये कैसे आया है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही किया हुआ है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो जाएगा बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, ठीक। जैसे कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूं कि a4ab की वैल्यू क्या रखनी है। तो देखो पहले स्टेट अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 47, ठीक, ये 1 प्लस 2 साइन 47 कॉस 47 इक्वल टू k स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक। यहाँ तक ठीक है, 1 को उधर ले जाओ, -1, ठीक, और यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दो आप, तो 2 साइन 47 कॉस 47 की वैल्यू क्या बन जाएगी, k स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो
तो यहाँ पे क्या आएगा वो चेक करो, तो के स्क्वायर माइनस 4ab है ना, तो यहाँ पे 2ab है ये, इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1 आया है, तो 4ab इसका जस्ट डबल माइनस 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 1, तो के ये क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 2, इसीलिए मैंने क्या रखा है 2 माइनस के स्क्वायर का रूट। ठीक, जब आप इसका रूट निकालोगे 2 माइनस के स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी क्यूब है एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्यूब है, तो हमसे टेन थीटा पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो देखो इसको हम क्या करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी क्यूब। 1 अपॉन साइन थीटा इधर जाए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू पी क्यूब। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्यूब। ठीक, अगर क्यूब अपॉन पी क्यूब हम करते हैं तो देखो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें पता है कि मल्टीप्लाई इसका ऐसे होता है, और ये किसकी वैल्यू निकाले हमने क्यूब अपॉन पी क्यूब की, तो देखो साइन ऊपर जाएगा साइन क्यूब थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई इधर होगा कॉस क्यूब थीटा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और ये मिलके क्या बना देगा टेन क्यूब थीटा। हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए थी टेन थीटा की, तो टेन थीटा बन जाएगा क्यू अपॉन पी। ठीक, यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा बी पार्ट क्यू बाई पी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि इफ अल्फा बीटा ऐसे हो कि उनकी वैल्यू 0 से और 90 के बीच में हो और कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो हमसे वैल्यू पूछी गई है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की। तो अगर आप इसे देखो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस 0, यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है। ठीक, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह अल्फ़ा रख दो तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर 0। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी पार्ट। तो 49 का आंसर नंबर बी करेक्ट है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बोला गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट cos 61 प्लस साइन 29, cos 61 प्लस साइन 29 की वैल्यू जो है वो मोर देन 1 नहीं हो सकती है। उसके बाद चेक करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को ही, cos 61 और 29 की जो वैल्यू है, अब देखो cos 61 इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, cos थीटा होता है तो साइन 90 माइनस 61 प्लस साइन 29 ऐसे लिखा जा सकता है। अब साइन 29 प्लस साइन 29, ठीक, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 29। ठीक, अगर हम
साइन की बात करें तो साइन हमें पता है साइन 0 0 होता है और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और अगर हम साइन 30 की वैल्यू देखें, साइन 30 की वैल्यू देखें तो ये होती है 1/2। इसका मतलब साइन जो 29 होगा उसकी वैल्यू 1/2 से छोटी होगी, ठीक। इसका मतलब 0.5 से ये वैल्यू छोटी होगी साइन 29। और जब 0.5 से ये छोटी है तो इसका जब डबल करेंगे तो ये हमेशा 1 से छोटा आएगा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जो है tan 23 माइनस कॉट 67 की वैल्यू बोला गया है का मान 0 से कम है। तो tan 23 को हम लिख सकते हैं cot 67 माइनस cot 67 और ये वैल्यू कितनी आ जानी है 0, ठीक। तो इसकी वैल्यू बोला गया है कि 0 से कम है, 0 नहीं बोला है, 0 से कम। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाना है फॉल्स। तो इसका कौन सा केवल सही है, आंसर नंबर 1 सॉरी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल ए पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, ये था आपका सोल्यूशन नंबर 26 to 50 ऑफ CDS सेकेंड पेपर ऑफ मैथमेटिक्स 2020। ओके, जय हिंद, थैंक यू।